मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको नमस्कार। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस देश के कोने-कोने में उमंग और उत्साह के साथ हम सब ने मनाया। भारत का संविधान नागरिकों के कर्तव्य, नागरिकों के अधिकार, लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, एक प्रकार से ये संस्कार उत्सव भी है, जो आने वाली पीढ़ियों को लोकतंत्र के प्रति, लोकतांत्रिक ज़िम्मेवारियों के प्रति जागरूक भी करता है, संस्कारित भी करता है। लेकिन अभी भी हमारे देश में नागरिकों के कर्तव्य और नागरिकों के अधिकार, उस पर जितनी बहस होनी चाहिए, जितनी गहराई से बहस होनी चाहिए, जितनी व्यापक रूप में चर्चा होनी चाहिए, वो अभी नहीं हो रही है। मैं आशा करता हूँ कि हर स्तर पर, हर वक्त जितना बल अधिकारों पर दिया जाता है, उतना ही बल कर्तव्यों पर भी दिया जाए। अधिकार और कर्तव्य की दो पटरी पर ही भारत के लोकतंत्र की गाड़ी तेज गति से आगे बढ़ सकती है। कल 30 जनवरी है, हमारे पूज्य बापू की पुण्यतिथि है। 30 जनवरी को हम सब सुबह 11 बजे 2 मिनट मौन रख करके देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में 30 जनवरी 11 बजे 2 मिनट श्रद्धांजलि, ये सहज स्वभाव बनना चाहिए। 2 मिनट क्यों न हो, लेकिन उसमें सामूहिकता भी, संकल्प भी और शहीदों के प्रति श्रद्धा भी अभिव्यक्त होती है। हमारे देश में सेना के प्रति, सुरक्षा बलों के प्रति एक सहज आदर भाव प्रकट होता रहता है। इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर विभिन्न वीरता पुरस्कारों से जो वीर जवान सम्मानित हुए, उनको, उनके परिवारजनों को मैं बधाई देता हूँ। इन पुरस्कारों में कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, परम विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, अनेक श्रेणियां हैं। मैं खास करके नौजवानों से आग्रह करना चाहता हूँ। आप सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं। आप एक काम कर सकते हैं, इस बार जिन जिन वीरों को ये सम्मान मिला है, आप नेट पर खोजिए, उनके संबंध में 2 अच्छे शब्द लिखिए और अपने साथियों में उसको पहुंचाइए। जब उनके साहस की, वीरता की, पराक्रम की बात को गहराई से जानते हैं, तो हमें आश्चर्य भी होता है, गर्व भी होता है, प्रेरणा भी मिलती है। एक तरफ हम सब 26 जनवरी के उमंग और उत्साह की खबरों से आनंदित थे, तो उसी समय कश्मीर में हमारे जो सेना के जवान देश की रक्षा में डटे हुए हैं, वे हिमस्खलन के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। मैं इन सभी वीर जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ। मेरे युवा साथियों, आप तो भलीभांति जानते हैं कि मैं मन की बात लगातार करता रहता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे महीने हर परिवार में कसौटी के महीने होते हैं। घर में 1-2 बच्चों की एग्ज़ाम होती हैं, लेकिन पूरा परिवार एग्ज़ाम के बोझ में दबा हुआ होता है। तो मेरा मन कर गया कि ये सही समय है कि मैं विद्यार्थी दोस्तों से बातें करूं, उनके अभिभावकों से बातें करूं, उनके शिक्षकों से बातें करूं, क्योंकि कई वर्षों से मैं जहाँ गया, जिसे मिला, परीक्षा एक बहुत बड़ा परेशानी का कारण नज़र आया। परिवार परेशान, विद्यार्थी परेशान,
शिक्षक परेशान। एक बड़ा विचित्र सा मनोवैज्ञानिक वातावरण हर घर में नज़र आता है और मुझे हमेशा ये लगा है कि इसमें से बाहर आना चाहिए। और इसलिए मैं आज युवा साथियों के साथ कुछ विस्तार से बातें करना चाहता हूँ। जब ये विषय मैंने घोषित किया तो अनेक शिक्षकों ने, अभिभावकों ने, विद्यार्थियों ने मुझे मैसेज भेजे, सवाल भेजे, सुझाव भेजे, पीड़ा भी व्यक्त की, परेशानियों का भी जिक्र किया। और उसको देखने के बाद जो मेरे मन में विचार आए वो मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मुझे एक टेलीफोन संदेश मिला सृष्टि का। आप भी सुनिए सृष्टि क्या कह रही है। सर, मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में, आस-पड़ोस में, हमारी सोसाइटी में बहुत ही खौफ़नाक और डरावना माहौल बन जाता है। इस वज़ह से स्टूडेंट्स इंस्पिरेशन तो कम लेकिन डाउन बहुत हो जाते हैं। तो मैं आपसे इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या ये माहौल खुशनुमा नहीं हो सकता? खैर, सवाल तो सृष्टि ने पूछा है, लेकिन ये सवाल आप सबके मन में होगा। परीक्षा अपने आप में एक खुशी का अवसर होना चाहिए। साल भर मेहनत की है, अब बताने का अवसर आया है। ऐसा उमंग उत्साह का ये पर्व होना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जिनके लिए एग्जाम एक प्लेजर होती है। ज़्यादातर लोगों के लिए एग्जाम एक प्रेशर होती है। निर्णय आपको करना है कि इसे आप प्लेजर मानेंगे कि प्रेशर मानेंगे। जो प्लेजर मानेगा वो पाएगा, जो प्रेशर मानेगा वो पछताएगा। और इसलिए मेरा मत है कि परीक्षा एक उत्सव है। परीक्षा को ऐसे लीजिए जैसे मानो एक त्योहार है। और जब त्योहार होता है, जब उत्सव होता है, तो हमारे भीतर जो सबसे बेस्ट होता है वही बाहर निकल करके आता है। समाज की भी ताकत की अनुभूति उत्सव के समय होती है। जो उत्तम से उत्तम है वो प्रकट होता है। सामान्य रूप से हमको लगता है कि हम लोग कितने इनडिसिप्लिन हैं, लेकिन जब 40-45 दिन चलने वाले कुंभ के मेलों की व्यवस्था देखें तो पता चलता है कि ये मेकशिप अरेंजमेंट और क्या डिसिप्लिन है लोगों में। ये उत्सव की ताकत है। एग्जाम में भी पूरे परिवार में, मित्रों के बीच, आस पड़ोस के बीच एक उत्सव का माहौल बनना चाहिए। आप देखिए ये प्रेशर प्लेजर में कन्वर्ट हो जाएगा। उत्सवपूर्ण वातावरण बोझ मुक्त बना देगा। और मैं इसमें माता-पिता को ज़्यादा आग्रह से कहता हूँ कि आप इन 3-4 महीने एक उत्सव का वातावरण बनाइए। पूरा परिवार एक टीम के रूप में इस उत्सव को सफल करने के लिए अपनी-अपनी भूमिका उत्साह से निभाएँ। देखिए, देखते ही देखते बदलाव आ जाएगा। हकीकत तो ये है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कच्छ से लेकर के कामरूप तक, अमरेली से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, ये 3-4 महीने परीक्षा ही परीक्षाएँ होती हैं। ये हम सब का दायित्व है कि हम हर वर्ष इन 3-4 महीनों को अपने-अपने तरीके से, अपनी-अपनी परंपरा को लेते हुए, अपने-अपने परिवार के वातावरण को लेते हुए उत्सव में परिवर्तित करें। और इसलिए मैं तो आपसे कहूँगा, स्माइल मोर, स्कोर मोर। जितने ज़्यादा खुशी से इस समय को बिताओगे, उतने ही ज़्यादा नंबर पाओगे। करके देखिए। और आपने देखा होगा कि जब आप खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, तो आप रिलैक्स अपने आप को पाते हैं। आप सहज रूप से रिलैक्स हो जाते हैं। और जब आप रिलैक्स होते हैं, तो आपकी वर्षों पुरानी बातें भी सहज रूप से आपको याद आ जाती हैं। 1 साल पहले क्लासरूम में टीचर ने क्या कहा, पूरा दृश्य याद आ जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए, मेमोरी को रिकॉल करने का जो पावर है, वो रिलैक्सेशन में सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप तनाव में हैं, तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। बाहर का अंदर नहीं जाता, अंदर का बाहर नहीं आता है। विचार प्रक्रिया में एक ठहराव आ जाता है, वो अपने आप में एक बोझ बन जाता है। एग्ज़ाम में भी आपने देखा होगा, आपको सब याद आता है,
किताब याद आती है, चैप्टर याद आता है, पेज नंबर याद आता है, पेज में ऊपर की तरफ लिखा है कि नीचे की तरफ वो भी याद आता है, लेकिन वो पर्टिकुलर शब्द याद नहीं आता है। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम देकर के बाहर निकलते हो और थोड़ा-सा कमरे के बाहर आए, अचानक आपको याद आ जाता है, हाँ यार ये शब्द था। अंदर क्यों याद नहीं आया? प्रेशर था। बाहर कैसे याद आया? आप ही तो थे, किसी ने बताया तो नहीं था। लेकिन जो अंदर था वो तुरंत बाहर आ गया और बाहर इसलिए आया क्योंकि आप रिलैक्स हो गए। और इसलिए मेमोरी रिकॉल करने की सबसे बड़ी अगर कोई औषधि है, तो वो रिलैक्सेशन है। और ये मैं अपने स्वानुभव से कहता हूँ कि अगर प्रेशर है तो अपनी चीज़ें हम भूल जाते हैं और रिलैक्स हैं तो कभी हम कल्पना नहीं कर सकते, अचानक ऐसी-ऐसी चीज़ें याद आ जाती हैं, वो बहुत काम आ जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं कि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने मेहनत नहीं की है। लेकिन जब टेंशन होता है, तब आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, आपकी जानकारी नीचे दब जाती है और आपका टेंशन उस पर सवार हो जाता है। और इसलिए आवश्यक है, अ हैप्पी माइंड इज़ द सीक्रेट फॉर अ गुड मार्कशीट। कभी-कभी ये भी लगता है कि हम प्रॉपर पर्सपेक्टिव में इस परीक्षा को देख नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि वो जीवन-मरण का जैसे सवाल है। आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो साल भर में आपने जो पढ़ाई की है, उसकी एग्ज़ाम है। ये आपके जीवन की कसौटी नहीं है। आपने कैसा जीवन जिया, कैसा जीवन जी रहे हो, कैसा जीवन जीना चाहते हो, उसकी ये एग्ज़ाम नहीं है। आपके जीवन में क्लासरूम में नोटबुक लेकर के दी गई परीक्षा के सिवाय भी कई कसौटियों से गुजरने के अवसर आए होंगे और इसलिए परीक्षा को जीवन की सफलता विफलता से कोई लेना देना है, ऐसे बोझ से मुक्त हो जाइए। हमारे सबके सामने हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बड़ा प्रेरक उदाहरण है। वे वायुसेना में भर्ती होने गए, फेल हो गए। मान लीजिए उस विफलता के कारण वो अगर मायूस हो जाते, ज़िंदगी से हार जाते, तो क्या भारत को इतना बड़ा वैज्ञानिक मिलता, इतने बड़े राष्ट्रपति मिलते? नहीं मिलते। कोई ऋचा आनंद जी ने मुझे एक सवाल भेजा है। आज के इस दौर में शिक्षा के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती देख पाती हूँ, वो यह कि शिक्षा परीक्षा केंद्रित होकर रह गई है। अंक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसकी वजह से प्रतिस्पर्धा तो बहुत बढ़ी ही है, साथ में विद्यार्थियों में तनाव भी बहुत बढ़ गया है। तो शिक्षा की इस वर्तमान दिशा और इसके भविष्य को लेकर के आपके विचारों से अवगत होना चाहूँगी। वैसे उन्होंने खुद ने ही जवाब दे ही दिया है, लेकिन ऋचा जी चाहती हैं कि मैं भी इसमें कुछ अपनी बात रखूं। मार्क्स और मार्कशीट इसका एक सीमित उपयोग है। जिंदगी में वही सब कुछ नहीं होता है। जिंदगी तो चलती है कि आपने कितना ज्ञान अर्जित किए हैं। जिंदगी की तो चलती है कि आपने जो जाना है उसको जीने का प्रयास किया है क्या। जिंदगी तो चलती है कि आपको जो एक सेंस ऑफ मिशन मिला है और जो आपका सेंस ऑफ एम्बिशन है, ये आपके मिशन और एम्बिशन के बीच में कोई तालमेल हो रहा है क्या। अगर आप इन चीज़ों में भरोसा करोगे तो मार्क्स पूँछ दबाते हुए आपके पीछे आ जाएंगे। आपको मार्क्स के पीछे भागने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जीवन में आपको नॉलेज काम आने वाला है, स्किल काम आने वाली है, आत्मविश्वास काम आने वाला है, संकल्प शक्ति काम आने वाली है। आप ही मुझे बताइए, आपके परिवार के कोई डॉक्टर होंगे और परिवार के सब लोग उन्हीं के पास जाते होंगे, फैमिली डॉक्टर होते हैं। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने अपने फैमिली डॉक्टर को कभी वो कितने नंबर से पास हुआ था पूछा होगा। किसी ने नहीं पूछा होगा। बस आपको लगा कि भाई एक डॉक्टर के नाते अच्छे हैं, आप लोगों को लाभ हो रहा है, आप उसकी सेवाएँ लेना शुरू किए। आप कोई बड़ा से बड़ा केस लड़ने के लिए किसी वकील के पास जाते हैं, तो क्या उस वकील की मार्कशीट देखते हैं क्या? आप उसके अनुभव को, उसके ज्ञान को, उसकी सफलता की यात्रा को देखते हैं। और इसलिए ये जो अंक का बोझ है, वो भी कभी-कभी हमें
सही दिशा में जाने से रोक देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कहूँ कि बस पढ़ना ही नहीं है। अपनी कसौटी के लिए उसका उपयोग ज़रूर है। मैं कल था, आज कहाँ हूँ, वो जानने के लिए ज़रूरी है। कभी-कभार ये भी होता है, और अगर बारीकी से आप अपने स्वयं के जीवन को देखोगे, तो ध्यान में आएगा कि अगर अंक के पीछे पड़ गए, तो आप शॉर्टेस्ट रास्ते खोजोगे। सिलेक्टेड चीज़ों को ही पकड़ोगे और उसी पर फ़ोकस करोगे। लेकिन आपने जिन चीज़ों पर हाथ लगाया था, उसके बाहर की कोई चीज़ आ गई, आपने जो सवाल तैयार किए थे, उससे बाहर का सवाल आ गया, तो आप एकदम से नीचे आ जाएँगे। अगर आप ज्ञान को केंद्र में रखते हैं, तो बहुत चीज़ों को अपने में समेटने का प्रयास करते हो। लेकिन अंक पर फ़ोकस करते हो, मार्क्स पर फ़ोकस करते हो, तो आप धीरे-धीरे अपने आप को सिकुड़ते जाते हो और एक निश्चित एरिया तक अपने आप को सीमित करके सिर्फ़ मार्क्स पाने के लिए। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में होनहार बनने के बावजूद भी जीवन में कभी-कभी विफल हो जाते हैं। ऋचा जी ने एक बात ये भी कही है, प्रतिस्पर्धा। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। सचमुच में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा काम नहीं आती है। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अनुस्पर्धा काम आती है। और जब हम अनुस्पर्धा मैं कहता हूं कि उसका मतलब है स्वयं से स्पर्धा करना। बीते हुए कल से आने वाली कल बेहतर कैसे हो, बीते हुए परिणाम से आने वाला अवसर अधिक बेहतर कैसे हो। अक्सर आपने खेल जगत में देखा होगा, क्योंकि उसमें तुरंत समझ आता है, इसलिए मैं खेल जगत का उदाहरण देता हूँ। ज़्यादातर सफल खिलाड़ियों के जीवन की एक विशेषता है कि वो अनुस्पर्धा करते हैं। अगर हम श्रीमान सचिन तेंदुलकर जी का ही उदाहरण ले लें, 20 साल लगातार अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते जाना, खुद को ही हर बार पराजित करना और आगे बढ़ना, बड़ी अद्भुत जीवन यात्रा है उनकी। क्योंकि उन्होंने प्रतिस्पर्धा से ज़्यादा अनुस्पर्धा का रास्ता अपनाया। जीवन के हर क्षेत्र में दोस्तों। और जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तब पहले अगर 2 घंटे पढ़ पाते थे शांति से, वो 3 घंटे कर पाते हो क्या? पहले जितने बजे सुबह उठना तय करते थे, देर हो जाती थी, क्या आप समय पर उठ पाते हो क्या? पहले परीक्षा के टेंशन में नींद नहीं आती थी, अब नींद आती है क्या? खुद को ही आप कसौटी पर कस लीजिए और आपको ध्यान में आएगा, प्रतिस्पर्धा में पराजय हताशा, निराशा और ईर्ष्या को जन्म देता है। लेकिन अनुस्पर्धा आत्ममंथन, आत्मचिंतन का कारण बनती है, संकल्प शक्ति को दृढ़ बनाती है। और जब खुद को पराजित करते हैं, तो और अधिक आगे बढ़ने का उत्साह अपने आप पैदा होता है। बाहर से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, भीतर से ही वो ऊर्जा अपने आप पैदा होती है। अगर सरल भाषा में मुझे कहना है, तो मैं कहूँगा, जब आप किसी से प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो 3 संभावनाएं मोटी-मोटी नज़र आती हैं। एक, आप उससे बहुत बेहतर हैं। दूसरा, आप उससे बहुत खराब हैं, या आप उसके बराबर के हैं। अगर आप बेहतर हैं, तो बेपरवाह हो जाएंगे, अति विश्वास से भर जाएंगे। अगर आप उसके मुकाबले खराब करते हैं, तो आप दुखी और निराश हो जाएंगे, ईर्ष्या से भर जाएंगे, जो ईर्ष्या आपको अपने आप को खाती जाएगी। और अगर बराबरी के हैं, तो सुधार की आवश्यकता आप कभी महसूस ही नहीं करोगे। जैसी गाड़ी चलती है, चलते रहोगे। तो मेरा आपसे आग्रह है अनुस्पर्धा का, खुद से स्पर्धा करने का। पहले क्या किया था, उससे आगे कैसे करूँगा, अच्छा कैसे करूँगा, बस इसी पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आप देखिए, आपको बहुत परिवर्तन महसूस होगा। श्रीमान एस सुंदर जी ने अभिभावकों की भूमिका के संबंध में अपनी भावना व्यक्त की है। उनका कहना है कि परीक्षा में अभिभावकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और उन्होंने आगे लिखा है, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी वह मेरे पास बैठा करती थी और मुझसे गणित के सवाल हल करने के लिए कहती थी। वह उत्तर मिलाती और इस तरह से वो मेरी मदद करती थी, गलतियाँ ठीक करती थी। मेरी माँ ने 10वीं की परीक्षा पास नहीं की, लेकिन बिना उनके सहयोग के मेरे लिए
सीबीएसई की एग्ज़ाम पास करना नामुमकिन था। सुंदर जी, आपकी बात सही है। और आज भी देखा होगा आपने, मुझे सवाल पूछने वाले, सुझाव देने वालों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि घर में बालकों के भविष्य के संबंध में माताएं जो सजग होती हैं, सक्रिय होती हैं, वे बहुत चीज़ें सरल कर देती हैं। मैं अभिभावकों से इतना ही कहना चाहूँगा, 3 बातों पर हम बल दें: स्वीकारना, सिखाना, समय देना। जो है उसे एक्सेप्ट कीजिए। आपके पास जितनी क्षमता है, आप मेंटर कीजिए। आप कितने ही व्यस्त क्यों न हो, समय निकालिए, टाइम दीजिए। एक बार आप एक्सेप्ट करना सीख लेंगे, अधिकतम समस्याएं तो वहीं समाप्त हो जाएगी। हर अभिभावक इस बात को अनुभव करता होगा। अभिभावकों का, टीचरों का एक्सपेक्टेशन समस्या की जड़ में होता है। एक्सेप्टेंस समस्याओं के समाधान का रास्ता खोलता है। अपेक्षाएं राह कठिन कर देती हैं। अवस्था को स्वीकार करना नए रास्ते खोलने का अवसर देती हैं। और इसलिए जो है उसे एक्सेप्ट कीजिए। आप भी बोझ मुक्त हो जाएंगे। हम लोग छोटे बच्चों के स्कूल बैग के वजन की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन कभी-कभी तो मुझे लगता है कि अभिभावकों की जो अपेक्षाएं होती, उम्मीदें होती हैं, वो बच्चे के स्कूल बैग से भी ज़रा ज़्यादा भारी हो जाती हैं। बहुत साल पहले की बात है, हमारे एक परिचित व्यक्ति हार्ट अटैक के कारण अस्पताल में थे। तो हमारी भारत की लोकसभा के पहले स्पीकर गणेश दादा मावलंकर, उनके पुत्र पुरुषोत्तम मावलंकर, वो कभी एमपी भी रहे थे, वो उनकी तबीयत देखने आए। मैं उस समय मौजूद था और मैंने देखा कि उन्होंने आकर के उनकी तबीयत के संबंध में एक भी सवाल नहीं पूछा। बैठे और आते ही उन्होंने वहाँ क्या स्थिति है, बीमारी कैसी है, कोई बातें नहीं, चुटकुले सुनाना शुरू कर दिया। और पहली 2-4 मिनट में ही ऐसा माहौल उन्होंने हल्का-फुल्का कर दिया। एक प्रकार से बीमार व्यक्ति को जाकर के जैसे हम बीमारी से डरा देते हैं। अभिभावकों से मैं कहना चाहूँगा, कभी-कभी हम भी बच्चों के साथ ऐसा ही करते हैं। क्या आपको कभी लगा कि एग्ज़ाम के दिनों में बच्चों को हँसी-खुशी का भी कोई माहौल दें? आप देखिए, वातावरण बदल जाएगा। एक बड़ा कमाल का मुझे फ़ोन कॉल आया है। वे सज्जन अपना नाम बताना नहीं चाहते हैं। फ़ोन सुन कर के आपको पता चलेगा कि वो अपना नाम क्यों नहीं बताना चाहते हैं। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मैं अपना नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि मैंने काम ही कुछ ऐसा किया था अपने बचपन में। मैंने बचपन में एक बार नकल करने की कोशिश की थी। उसके लिए मैंने बहुत तैयारी करना शुरू किया कि मैं कैसे नकल कर सकता हूँ। उसके तरीकों को ढूँढने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरा बहुत सारा टाइम बर्बाद हो गया। उस टाइम में मैं पढ़ करके भी उतने ही नंबर ला सकता था जितना मैंने नकल करने के लिए दिमाग लगाने में खर्च किया। और जब मैंने नकल करके पास होने की कोशिश की तो मैं उसमें पकड़ा भी गया और मेरी वजह से मेरे आसपास के कई दोस्तों को काफ़ी परेशानी हुई। आपकी बात सही है। ये जो शॉर्टकट वाले रास्ते होते हैं, वो नकल करने के लिए कारण बन जाते हैं। कभी-कभार खुद पर विश्वास नहीं होने के कारण मन करता है कि बगल वाले से कोई ज़रा देख लूँ, कन्फर्म कर लूँ मैंने जो लिखा है सही है कि नहीं है। और कभी-कभी तो हमने सही लिखा होता है, लेकिन बगल वाले ने झूठा लिखा होता है, तो उसी झूठ को हम कभी स्वीकार कर लेते हैं और हम भी मर जाते हैं। तो नकल कभी फ़ायदा नहीं करती है। टू चीट इज़ टू बी चीप, सो प्लीज़ डू नॉट चीट। नकल आपको बुरा बनाती है, इसलिए नकल ना करें। आपने कई बार और बार-बार ये सुना होगा कि नकल मत करना, नकल मत करना। मैं भी आपको वही बार दोबारा कह रहा हूँ। नकल को आप हर रूप में देख लीजिए, वो जीवन को विफल बनाने के रास्ते की ओर आपको घसीट के ले जा रही है। और एग्ज़ाम में ही अगर निरीक्षक ने पकड़ लिया, तो आपका तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और मान लीजिए किसी ने नहीं पकड़ा, तो जीवन भर आपके मन पर एक बोझ तो रहेगा कि आपने ऐसा किया था। और जब कभी आपको अपने बच्चों को समझाना होगा, तो आप आँख में आँख मिला कर के नहीं समझा पाओगे। और एक बार नकल की आदत लग गई, तो जीवन में कभी कुछ सीखने की इच्छा ही नहीं रहेगी। फिर तो आप कहाँ पहुँच पाओगे? मान लीजिए आप ही अपने रास्तों को
गड्ढे में परिवर्तित कर रहे हो। और मैंने तो देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नकल के तौर तरीके ढूंढने में इतनी टैलेंट का उपयोग कर देते हैं, इतना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अपनी पूरी क्रिएटिविटी जो है वो नकल करने के तौर तरीकों में खपा देते हैं। अगर वही क्रिएटिविटी, यही टाइम आप अपने एग्जाम के मुद्दों पर देते तो शायद नकल की ही जरूरत नहीं पड़ती। अपनी खुद की मेहनत से जो परिणाम प्राप्त होगा, उससे जो आत्मविश्वास बढ़ेगा वो अद्भुत होगा। एक फोन कॉल आया है। Namaskar, Pradhan Mantri ji. My name is Monica, and since I'm a class 12 student, I wanted to ask you a couple of questions regarding the board exams. My first question is, what can we do to reduce the stress that builds up during our exams? And my second question is, why are exams all about work and no play? Thank you. अगर परीक्षा के दिनों में मैं आपको खेलकूद की बात करूंगा तो आपके टीचर, आपके पेरेंट्स ये मुझ पर गुस्सा करेंगे, वो नाराज हो जाएंगे कि ये कैसा प्रधानमंत्री है, बच्चों को एग्जाम के समय में कह रहा है खेलो। क्योंकि आमतौर पर धारणा ऐसी है कि अगर विद्यार्थी खेलकूद में ध्यान देते हैं तो शिक्षा से बेध्यान हो जाते हैं। ये मूलभूत धारणा ही गलत है। समस्या की जड़ वही है। सर्वांगीण विकास करना है तो किताबों के बाहर भी एक जिंदगी होती है और वो बहुत बड़ी विशाल होती है। उसको भी जीने का, सीखने का यही समय होता है। कोई ये कहे कि मैं पहले सारी परीक्षाएं पूर्ण कर लूं, बाद में खेलूंगा, बाद में ये करूंगा, तो असंभव है। जीवन का यही तो मोल्डिंग का टाइम होता है। इसी को तो परवरिश कहते हैं। दरअसल परीक्षा में मेरी दृष्टि से 3 बातें बहुत जरूरी हैं। प्रॉपर रेस्ट, आराम। दूसरा, जितनी आवश्यक है शरीर के लिए उतनी नींद। और तीसरा, दिमागी एक्टिविटी के सिवाय भी शरीर एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो शरीर के बाकी हिस्सों को भी फिजिकल एक्टिविटी मिलनी चाहिए। क्या कभी सोचा है कि जब इतना सारा सामने हो तो 2 पल बाहर निकल के जरा आसमान में देखें, जरा पेड़ पौधों की तरफ देखें, थोड़ा सा मन को हल्का करें। आप देख लिए एक ताजगी के साथ फिर से आप अपने कमरे में अपनी किताबों के बीच आएंगे। आप जो भी कच रहे हो, थोड़ा ब्रेक लीजिए, उठ करके बाहर जाइए, किचन में जाइए, अपनी पसंद की कोई चीज़ है जरा खोजिए, अपनी पसंद का बिस्किट मिल जाए तो खाइए, थोड़ी हंसी मजाक कर लीजिए। भले 5 मिनट क्यों ना हो, लेकिन आप ब्रेक दीजिए। आपको महसूस होगा कि आपका काम सरल होता जा रहा है। सबको ये पसंद है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा तो अनुभव है। ऐसे समय डीप ब्रीदिंग करते हैं तो बहुत फायदा होता है। गहरी सांस, आप देखिए बहुत रिलैक्स हो जाते हो। गहरी सांस भी लेने के लिए कोई कमरे में फिट रहने की जरूरत नहीं है। जरा खुले आसमान के नीचे आएं, छत पे चले जाएं, 5 मिनट गहरी सांस लेकर के फिर अपने पढ़ने के लिए बैठ जाएं। आप देखिए शरीर एकदम से रिलैक्स हो जाएगा। और शरीर का जो रिलैक्सेशन आप अनुभव करते हैं ना, वो दिमागी अंगों का भी उतना ही रिलैक्सेशन कर देता है। कुछ लोगों को लगता है रात को देर देर जागेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे। जी नहीं, शरीर को जितनी नींद की आवश्यकता है वो अवश्य लीजिए। उससे आपका पढ़ने का समय बर्बाद नहीं होगा, वो पढ़ने की ताकत में इजाफा करेगा। आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपके ताजगी आएगी, फ्रेशनेस होगा, आपकी एफिशिएंसी में ओवरऑल बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। मैं जब चुनाव में सभाएं करता हूँ तो कभी-कभी मेरी आवाज़ बैठ जाती है। तो मुझे एक लोक गायक मिलने आए। उन्होंने मुझे आकर के पूछा, आप कितने घंटे सोते हैं? मैंने कहा, क्यों भाई, आप डॉक्टर हैं क्या? नहीं, बोले, ये आपका आवाज़ जो चुनाव के समय भाषण करते-करते खराब हो जाता है, उसका इसके साथ संबंध है। आप पूरी नींद लेंगे तभी आपके वोकल कॉर्ड को पूरा रेस्ट मिलेगा। अब मैंने नींद को और मेरे भाषण को और मेरी आवाज़ को कभी सोचा ही नहीं था। उन्होंने मुझे एक जड़ी-बूटी दे दी। तो सच में जब हम इन चीज़ों का महत्व समझें, आप देखिए आपको फ़ायदा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस सोते ही रहे, लेकिन कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है अब बस जागने की ज़रूरत नहीं, सोते रहना है। तो ऐसा मत करना, वरना आपके परिवार के लोग मेरे से नाराज़ हो जाएंगे। और आपके अगर मार्कशीट जिस दिन आएगी तो उनको आप नहीं दिखाई दोगे, मैं ही दिखाई दूंगा। तो ऐसा मत करना। और इसलिए मैं तो कहूँगा, पी फॉर प्रिपेयर्ड एंड पी फॉर प्ले। जो खेले वो खिले।
द पर्सन हु प्लेज शाइन्स। मन, बुद्धि, शरीर, उसको सचेत रखने के लिए ये एक बहुत बड़ी औषध है। खैर युवा दोस्तों, आप परीक्षा की तैयारी में हैं और मैं आपको मन की बातों में जकड़ के बैठा हूँ। हो सकता है ये आज की मेरी बातें भी तो आपके लिए रिलैक्सेशन का तो काम करेगी ही करेगी, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूँगा, मैंने जो बातें बताई है उसको भी बोझ मत बनने दीजिए। हो सकता है तो करिए, नहीं हो सकता तो मत कीजिए, वरना यह भी एक बोझ बन जाएगा। तो जैसे मैं आपके परिवार के माता पिता को बोझ न बनने देने की सलाह देता हूँ, वो मुझ पर भी लागू होती है। अपने संकल्प को याद करते हुए, अपने पर विश्वास रखते हुए परीक्षा के लिए जाइए। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। हर कसौटी से पार उतरने के लिए कसौटी को उत्सव बना दीजिए, फिर कभी कसौटी कसौटी ही नहीं रहेगी। इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ें। प्यारे देशवासियों, 1 फरवरी 2017 इंडियन कोस्ट गार्ड के 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर मैं कोस्ट गार्ड के सभी अधिकारियों एवं जवानों को राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के लिए धन्यवाद देता हूँ। यह गर्व की बात है कि कोस्ट गार्ड देश में निर्मित अपने सभी 126 शिप्स और 62 एयरक्राफ्ट्स के साथ विश्व के 4 सबसे बड़े कोस्ट गार्ड के बीच अपना स्थान बनाए हुए है। कोस्ट गार्ड का मंत्र है वयम रक्षाम। अपने इस आदर्श वाक्य को चरितार्थ करते हुए देश की समुद्री सीमाओं और समुद्री परिवेश को सुरक्षित करने के लिए कोस्ट गार्ड के जवान प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दिन रात तत्पर रहते हैं। पिछले वर्ष कोस्ट गार्ड के लोगों ने अपनी जिम्मेवारियों के साथ साथ हमारे देश के समुद्री तट को स्वच्छ बनाने का बड़ा अभियान उठाया था और हजारों लोग इसमें शरीक हुए थे। कोस्टल सिक्योरिटी के साथ साथ कोस्टल क्लीननेस, इसकी भी चिंता की उन्होंने। वे सचमुच में बधाई के पात्र हैं। और बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश में कोस्ट गार्ड में सिर्फ पुरुष नहीं है, महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर समान रूप से अपनी जिम्मेवारियां निभा रही हैं और सफलतापूर्वक निभा रही हैं। कोस्ट गार्ड की हमारी महिला अफसर पायलट हो, ऑब्जर्वर्स के रूप में काम हो, इतना ही नहीं, होवरक्राफ्ट की कमान भी संभालती हैं। भारत की तटीय सुरक्षा में लगे हुए और सामुद्रिक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय आज विश्व का बना हुआ है। तब मैं इंडियन कोस्ट गार्ड के 40वीं वर्षगांठ पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 1 फरवरी को बसंत पंचमी का त्यौहार है। बसंत ये सर्वश्रेष्ठ ऋतु के रूप में उसको स्वीकृति मिली हुई है। बसंत ये ऋतुओं का राजा है। हमारे देश में बसंत पंचमी सरस्वती पूजा का एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। विद्या की आराधना का अवसर माना जाता है। इतना ही नहीं, वीरों के लिए प्रेरणा का भी पर्व होता है। मेरा रंग दे बसंती चोला, ये वही तो प्रेरणा है। इस बसंत पंचमी के पावन त्योहार पर मेरी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आकाशवाणी भी अपनी कल्पकता के साथ हमेशा नए रंग रूप भरता रहता है। पिछले महीने से उन्होंने मेरी मन की बात पूर्ण होने के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में मन की बात सुनाना शुरू किया है। इसको व्यापक स्वीकृति मिली है। दूर दूर से लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं। मैं आकाशवाणी को उनकी इस स्वयं प्रेरणा से किए गए काम के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। देशवासियों, मैं आपका भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। मन की बात मुझे आपसे जोड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर देती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।